हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10 में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 2024 में माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और उन्हें साहित्य संचयन और कथा संचयन 2 पाठ्य पुस्तक पढ़नी होती है। उनका जो फाइनल एग्जाम होता है वह होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से रिटन एग्जाम है 90 मार्क्स का और प्रोजेक्ट है 10 मार्क्स का। प्रोजेक्ट बच्चे स्कूल में ही बनाते हैं, अपने क्लास में बनाते हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर की सहायता से, और सब्जेक्ट टीचर के पास ही प्रोजेक्ट को जमा करते हैं। अब बचा आपके पास 90 मार्क्स, जिसका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए यानी लिखित परीक्षा के लिए आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। तो साहित्य संचयन पुस्तक में जो पाठ आपके क्लास 10 के सिलेबस में है, कथा संचयन पुस्तक में जो कहानी आपके सिलेबस में रखा गया है, उन सभी पाठ को आप पढ़ते हैं और उन सभी पाठ से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों का अंक विभाजन किस तरह से होता है, इसे ही आज मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही मैं 2023 के हिंदी प्रश्न पत्र की चर्चा भी करूंगी। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझते हैं तो आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि किस पार्ट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कि परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के अंतिम पन्ने पर ही इस अंक विभाजन को बहुत ही सुंदर तरीके से समझा दिया गया है। फिर भी मैं इस अंक विभाजन को फिर से समझा रही हूँ, ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि कहानी, कविता, निबंध, एकांकी, व्याकरण और रचना से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप कितने शब्दों में लिखेंगे। तो खूब ध्यान से पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज का यह विषय आरंभ करती हूँ। हिंदी प्रथम भाषा, यानी जिन बच्चों का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खास है। कक्षा 10 प्रश्न पत्र प्रारूप का अंक विभाजन। देखिए, यहाँ पर आपसे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न वो किस तरह के होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ, अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे टाइप। तो इस 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यानी आप जब किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उस पाठ से इस 4 तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए MCQ है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इस प्रश्न के लिए तो पूरे पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न किसी भी पंक्ति से पूछ ली जाती है, और तब क्या होता है, आपको कोई पंक्ति याद नहीं है, कोई पाठ की कोई बात याद नहीं है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपसे बहुत ही सहज प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आप अगर पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप बहुत ही सहज रूप से उसका उत्तर लिख सकेंगे। ठीक यही बात लघुत्तरीय प्रश्न में भी देखा जाता है। यदि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपके लिए लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना भी आसान है। इसके साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक है, तो जब आपको क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पूरे पाठ को जब समझाते हैं तो उन सारी बातों को लिखने का अभ्यास कीजिए। उन बातों को सुनिए, सुनने के बाद लिखिए जरूर। इससे क्या होगा, आपको पूरी बात, उस पंक्ति की व्याख्या सब समझ में आ जाएगी, और तब आपके लिए संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न का उत्तर लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबसे अंत में है। तो जब आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, आपने MCQ तैयार कर लिया, आपने लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर को पढ़ लिया, आपने पूरे पाठ की व्याख्या समझ ली, तो आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी ऐसे टाइप प्रश्न का उत्तर लिखना भी काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जब तक आपको पूरा पाठ ही समझ में नहीं आएगा तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। आप जब पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं, उस पाठ का सारांश, उसका क्या, लेखक का क्या उद्देश्य है, लेखक ने किसी भी रचना को क्यों लिखा,
उस पाठ का जो एक शीर्षक है, उस शीर्षक की क्या सार्थकता है, उस किसी भी कहानी में जो चरित्र हैं उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, जब आप इन सारी बातों को क्लास में जब टीचर आपको समझाते हैं तो खूब अच्छी तरह से समझिए और आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप पूरे पाठ को आरंभ से लेकर अंत तक खूब अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे। अपने हाथ में एक पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए और जब भी आप पढ़ें तो इम्पॉर्टेंट बात जो आ रही है उस पर अंडरलाइन करें। जो बच्चे अभी क्लास 10 में आए हैं नए, उन बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आरंभ से ही किसी भी कहानी, कविता, निबंध को पढ़ने का अभ्यास रखें, क्योंकि यही अभ्यास आपको अच्छे अंक दिलाएगा। और जो बच्चे 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि कभी भी समय मिले तो पूरे कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, निबंध को अच्छी तरह से पढ़िए, कविता को अच्छी तरह से पढ़िए। देखेंगे आप परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहज रूप से, आसानी से लिख पाएंगे। अब जो आपके पाठ्यपुस्तक में जो कहानी, कविता है, निबंध है, इससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अब उसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। देखिए, कहानी से MCQ 2 अंक का पूछा जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न भी 3 अंक का होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 7 अंक का। यदि आप इसको जोड़ते हैं 2 जोड़ 3 और 7 तो कितना होता है 15। तो कहानी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने अंक का होगा, 15 अंक का होगा। अब है कविता। आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी कविताएं हैं उन कविताओं से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, MCQ 2 मार्क्स का होगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होगा, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न भी 3 अंक का होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 अंक का। तो यहाँ पर भी आप जब जोड़ते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 7 तो कितना अंक होता है 15 अंक। यानी आपके कविता और कहानी दोनों से ही कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए निबंध। आपके पाठ्य पुस्तक में 2 निबंध है जो आपको पढ़ना होता है, धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत। तो निबंध से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, MCQ 2 अंक के, अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के। देखिए, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न निबंध से नहीं पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है लेकिन वो कितने अंक का होता है, 5 अंक का होता है। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 कितने अंक हो गए, 10। तो निबंध से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एकांकी, तो आपको पढ़ना होता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी जिसका शीर्षक है दीपदान। तो दीपदान से MCQ नहीं पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वो कितने अंक का होता है, 5 अंक का होता है। तो एकांकी से कितने अंक के प्रश्न पूछे गए, 5 अंक के। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एकांकी से MCQ, अति लघुत्तरीय प्रश्न, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए सहायक पाठ, कथा संचयन। तो साहित्य संचयन पुस्तक के साथ आपको एक और पुस्तक पढ़नी होती है जिसका नाम क्या है, कथा संचयन। तो वहाँ पर जो 3 कहानी आपको पढ़नी होती है, तीसरी कसम, जांच अभी जारी है और कर्मनाशा की हार। तो उन तीनों कहानियों से क्या पूछा जाता है, MCQ 3 अंक का, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जो होता है 5 अंक का। तो 3 जोड़ 2 जोड़ 5 कितना हो गया, 10 अंक। तो सहायक पाठ से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण से MCQ कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने अंक का है, 7 अंक का। यहाँ पर संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 8 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 15। यानी व्याकरण से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब आपको शिक्षक व्याकरण पढ़ाते हैं तो जो कुछ पढ़ा रहे हैं सबकी परिभाषा को अच्छी तरह से याद कीजिए, उदाहरण को अच्छी तरह से समझिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद है रचना। रचना से MCQ टाइप कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय
प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। तो रचना के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसे भी जान लें। तो रचना के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? निबंध, जो कितने अंक का पूछा जाएगा? 10 अंक का। इसके बाद है अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी, ये कितने अंक का आएगा? 5 अंक का होगा। तीसरा है संवाद लेखन या प्रतिवेदन, ये भी कितने अंक का पूछा जाएगा? 5 अंक का। तो रचना से कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 अंक के। आप निबंध के 10 अंक, अनुवाद के 5 अंक और संवाद लेखन या प्रतिवेदन के 5 अंक को अगर जोड़ते हैं तो कितना अंक आता है? 20 अंक। तो आप यहाँ अच्छी तरह से समझ गए कि कहानी से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कविता से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एकांकी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सहायक पाठ कथा संचयन से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और रचना से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब आप इसे जोड़ते हैं, 15 जोड़ 15 जोड़ 10 जोड़ 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20, तो कुल कितना अंक आया? 90 अंक। तो इस तरह से लिखित परीक्षा जो होगी वह होगी 90 मार्क्स की और 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है। तो आप प्रोजेक्ट बना करके अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जमा करेंगे। और जो बच्चे 2024 में माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं उन बच्चों ने तो ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट टीचर के पास अपने प्रोजेक्ट को जमा कर दिया होगा। तो इस तरह से आप हिंदी परीक्षा कितने मार्क्स का देते हैं? 100 मार्क्स का देते हैं, जिसमें से 90 मार्क्स का रिटन एग्जाम है और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। एक विशेष बात देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे तो आपको कितने शब्दों में उत्तर लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह अंक विभाजन या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।